हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी प्री बी ए 2019 का इंग्लिश पोर्शन का सॉल्यूशन। यहाँ पे हम आपको जो भी 10 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के उनको हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे और सॉल्व कराने के अलावा हम यहाँ पे आपको कंप्लीट यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे, ताकि आपको जो भी एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट 2020 का या इसके अलावा जो होगा वो सारी चीज़ें आपको क्लियर रहें और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो उसके पहले एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिए इंग्लिश पोर्शन का कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, ताकि इसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊँ और आपको चीज़ें समझ में आने से स्टार्ट हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे पहला आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हमको एक तरीके से इज स्विमिंग गुड फॉर हेल्थ के बारे में पूछा गया है कि इसमें स्विमिंग क्या चीज़ है। और यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम कि एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज के बारे में आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा मैं। उसके बाद इसके हिसाब से 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन क्वेश्चन को आपको एक तरीके से आंसर यहाँ पे करने हैं। और लास्ट में देखेंगे कि यहाँ पे पैरा जम्बल्ड दिए गए हैं 3 ठो 98, 99 एंड 100। यहाँ पे आपको S1 S6 आपको दिया गया है और बीच के जो 4 सेंटेंस है इसको जम्बल्ड किया गया है। आपको एक तरीके से अरेंज करना है कि कौन सा किस नंबर पे आएगा और उसके हिसाब से अपने आंसर को करेक्ट लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। CGPA 2019 के 5th पार्ट को यानी कि जनरल इंग्लिश। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख लिया है। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ पे मिल सके और उसी हिसाब से आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर सके कि किस किस पार्ट में आपको ज़्यादा फोकस करनी है। तो देखिए जैसे आपने देखा कि यहाँ पे पिछले साल एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इनमें क्या है, अपने आपको 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4 और ये सेम वर्ड के ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि किसका स्पेलिंग करेक्ट है। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है और मैं आपको एक तरीके से हिंट ये करूँगा कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप तभी उसको करेक्ट कर पाएंगे जब थोड़ा सा आपका वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब आपके वर्डिंग जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हो सके तो आप एक तरीके से न्यूज़पेपर इंग्लिश का रीड करिए। उसमें जो नए नए वर्ड्स आते हैं अगर उनका मीनिंग एटलीस्ट अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वर्ड्स को देख करके आप एक तरीके से उसकी स्पेलिंग को चेक करके याद करिए कि हाँ स्पेलिंग किसकी क्या होती है, तो आपको हेल्प करेगा। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक तरीके से एपार्थीड यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसकी हिंदी बताना चाहूँगा कि एपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद। जो कलर में एक तरीके से डिफरेंस होता है उसकी वजह से भेदभाव हो जाता है, तो रंग भेद इसका मीनिंग होता है। अब एपार्थीड की जो करेक्ट देखिए स्पेलिंग होती है वो होती है APARTHEID, यानी कि ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे क्या होंगे, हमारे रॉन्ग होंगे। तो इसी तरीके से आपको स्पेलिंग करेक्ट एक बार देखनी होगी ताकि आपको वहाँ पे चीज़ें दिक्कत ना करें। तो आई थिंक फर्स्ट आपको क्वेश्चन समझना होगा कि एपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद और इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है APARTHEID। ओके, नेक्स्ट आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें आपको बेसिकली एक सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दे ब्लैंक दिया है गेट वेट इफ इट फिर ब्लैंक, और कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द एबव सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे आपको एक सेंटेंस है, यहाँ पे 2 जगह ब्लैंक दिया हुआ है, जो आपका सुटेबल एक तरीके ऑप्शंस होगा उसको यहाँ पे फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक तरीके से हिंट ये भी है कि अब आप फर्स्ट वाला ब्लैंक देखेंगे और उसका ऑप्शन में फर्स्ट वाला एक तरीके से वर्ड देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग ही जाएगा कि देखिए इसमें से 3 तो लगभग कॉमन है, विल विल विल, और यहाँ पे वुड आ रहा है। तो वैसे आपको ग्रामर एकदम क्लियर होनी चाहिए, फिर भी मैं आपको एक तरीके से सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या फिल होगा, कि इसमें हमें विल फिल करना है, क्योंकि जो कि हमारा 3 ऑप्शंस पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे विल, यानी कि दे विल गेट वेट। अब वेट का मतलब क्या होता है, भीग जाना। तो यहाँ पे लिखा है कि दे विल गेट वेट, वे भीग जाएंगे। इफ़ अगर, इट। अब इट के बाद आपको देखना है कि क्या फिल करना है, तो यहाँ लिखा है रेन्स, रेन, रेन्ड एंड रेन्स। तो अब आपको सोचिए कि रेन की बात हो रही है, यानी बारिश, जो कि एक तरीके से सिंगुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेन्स यहाँ पे चूज़ किया जाएगा कि इट रेन्स। अगर ये प्लूरल होता तो
यहाँ पे रेन या अदर कोई वर्ड आ जाता, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि दे विल गेट वेट इफ़ इट रेन्स। ठीक है, तो यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे कि क्यों यहाँ पर रेन्स आया, क्योंकि सिंगुलर है, और यहाँ पे दे विल गेट वेट अगर वे भीग जाएंगे अगर इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्या क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, देखिए एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें कह रहा है कि इज स्विमिंग गुड फॉर हेल्थ, क्या तैरना एक तरीके से स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कह रहा है कि इन द एबव सेंटेंस द अंडरलाइंड वर्ड, यानी कि स्विमिंग की बात हो रही है, इज यूज्ड एज, कैसे यूज़ किया गया ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस बोल रहा है, जीरंड है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या पास्ट पार्टिसिपल है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान ही देना है कि यहाँ पे बेसिकली सेंटेंस को आपको समझना है। यहाँ पे कह रहा है कि इज स्विमिंग गुड फॉर हेल्थ, क्या तैरना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब आपको ध्यान ही देना है कि स्विमिंग यानी कि तैरना, ठीक है, यहाँ पे तैरने की बात हो रही है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि तैरना यानी कि स्विम करना एक तरीके से वर्ब है, तैरना, ओके, खाना पीना जैसे वर्ब्स होती हैं, इसी तरीके से तैरना एक वर्ब है। लेकिन यहाँ पे वर्ब के अलावा ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ की जा रही है कि देखिए तैरना स्वास्थ्य के लिए यानी कि अच्छा है, यानी कि वर्ब के अलावा ये क्या यूज़ हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट की भी, यानी कि नाउन कह सकते हैं, नाउन की तरह ये यूज़ हो रहा है स्विमिंग। तो जब भी कोई भी वर्ड अगर वर्ब के अलावा अगर सब्जेक्ट यानी कि नाउन के रूप में यूज़ होता है तो ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं जीरंड। ठीक है, तो ऐसे वर्ड को हम जीरंड बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्विमिंग यूज़ किया जा रहा है ये बेसिकली ये क्या है, ये जीरंड के अंडर में आता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आई होप आपको मैं रूल्स बताते चल रहा हूँ ताकि कभी भी अगर आपको ऐसा कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप उसको इजीली कर सकें कि वर्ब के अलावा अगर वो नाउन के तरीके से भी यूज़ किया जा रहा है तो कन्फर्म वो क्या होगा, वो जीरंड होता है। अब इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर वन। ओके, यहाँ पे सेंटेंस से दिया है कि हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आपको ऐसा वह बिंदु जो कि अट्रैक्शन का केंद्र हो। अब ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, पहला दिया गया सेंट्रीफ्यूगल, यहाँ पे दिया है सेंट्रीपिटल, साइनोश्योर, साइनोसेंट्रिक। अब देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल आई थिंक आपने एक तरीके से साइंस वाले बच्चों ने पढ़ा भी होगा क्लास 10th में, सॉरी यहाँ पे 11th में है, कि सेंट्रीपिटल का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ सर्कल में अगर मूव कर रही है तो सेंटर की तरफ जो एक तरीके से फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर की तरफ लगेगा उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है उस पॉइंट की, हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए इसका जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है वो बेसिकली हमारा जो होता है वो होता है यहाँ पे थर्ड वाला, यानी कि साइनोश्योर। साइनोश्योर का मतलब होता है आकर्षण बिंदु। ठीक है, इसका मतलब होता है आकर्षण बिंदु। इसके लिए हम यहाँ पे साइनोश्योर यहाँ पे करेक्ट टिक करके यहाँ पे आएंगे। तो इस तरीके से वन वर्ड, और श्योर है कि वन वर्ड के क्वेश्चन भी एक एग्जाम में आते हैं, तो आपको मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में वन वर्ड्स के भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ सेंटेंस यहाँ लिखूंगा, आप प्लीज़ उसको याद कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि अगर उससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो कम से कम एटलीस्ट 1 मार्क्स आपका करेक्ट हो सके। तो आई थिंक ये 4 क्वेश्चंस जो आपको मैंने ग्रामर के सिखाए हैं ये आपको क्लियर भी होंगे कि हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइनोश्योर मतलब आकर्षण बिंदु। इसी तरीके से जीरंड के बारे में आपको मैंने बता दिया कि ऐसा कोई भी वर्ड जो कि वर्ब के अलावा नाउन में हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरंड। तो यहाँ पे जीरंड टिक करेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे एक तरीके से आपको लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 95 to 97 बेस्ड ऑन इट। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि एक मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको प्रैक्टिस भी कराई है और बाकी और भी कराऊंगा। एग्ज़ाम में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक तरीके से एग्ज़ाम में आता है, टॉपिक पूरा आता है और इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसी तरीके से देखिए पिछले साल भी ये पैसेज आया हुआ था और इसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं। तो इसको देखिए बहुत इजी होता है, ज़्यादा टफ ये पैसेज नहीं आते हैं। अगर आपको थोड़ा भी इंग्लिश में रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है, मैं ज़्यादा हाई फाई की बात नहीं कर रहा हूँ, हल्की फुल्की भी अगर आपको आती है तो इजीली आप स्टोरी पढ़िए। स्टोरी पढ़ने के बाद आप कुछ जितना आप मीनिंग निकाल सकते हैं मीनिंग निकालिए और कंफर्म है कि आप उसके करेक्ट आंसर दे सकते हैं।
तो आइए यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे पैसेज पढ़ेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टुडे आई रविंद्रनाथ टैगोर कंप्लीट 80 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर आज 80 ईयर्स अपनी लाइफ की पूरी कर चुका हूँ। कह रहे हैं एज आई लुक बैक ऑन द वास्ट स्ट्रेच ऑफ ईयर्स, अगर मैं पीछे मुड़ के अपने पुराने समय को देखता हूँ तो कह रहे हैं दैट लाई बिहाइंड मी, जो कि मेरे पीछे निकल चुका है, एंड सी इन क्लियर पर्सपेक्टिव द हिस्ट्री ऑफ माई अर्ली डेवलपमेंट। उन्होंने अपने जो पहले की एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हिस्ट्री बताना चाह रहे हैं कि आई एम स्ट्रक बाय द चेंज दैट हैज़ टेकन प्लेस बोथ इन माई एटीट्यूड एंड इन द साइकोलॉजी ऑफ माई कंट्रीमैन। इन्होंने अपने एक तरीके से एटीट्यूड और साइकोलॉजी में जो चेंजेस आया है उसके बारे में बता रहे हैं ये। दैट कैरीज विद इन ए कॉज ऑफ प्रोफाउंड ट्रेजिडी, जो कि किसी ट्रेजिडी की वजह से इनके अंदर चेंजेस आए हैं। अब वो देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। अब आगे इन्होंने कहा है कि आवर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लार्जर वर्ल्ड ऑफ मैन वॉज लिंक्ड अप विद द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इनका जो डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ था इंग्लिश मैन से, वो एक तरीके से यहाँ कह सकते हैं आवर डायरेक्ट कांटेक्ट विद द लार्जर वर्ल्ड ऑफ मैन वाज लिंक्ड अप विद द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, यानी कि जो इंग्लिश पीपल की जो हिस्ट्री है उससे इनको जो डायरेक्ट लिंक हुआ है। तो आगे उन्होंने बताया है कि हुम वी केम टू नो इन दोज अर्ली डेज, जो कि उन्होंने इनके पहले के टाइम पे उनके बारे में जाना समझा चीज़ें। उसके बाद उन्होंने कहा कि इट वॉज मेनली थ्रू दियर माइटी लिटरेचर, जो कि ये बेसिकली किसकी वजह से हो पाया, उनके लिटरेचर की वजह से हो पाया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट वॉज मेनली थ्रू दियर माइटी लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब आपको होता है कि साहित्य होता है, लेकिन विचार, उनके जो बातचीत होती है, विचार होते हैं, उसको हम लिटरेचर बोलते हैं। तो इन्होंने बेसिकली इनका फोकस ये है कि जो उन्होंने अंग्रेज़ों के बारे में जाना समझा, वो किसकी वजह से जाना, उनके दियर माइटी लिटरेचर, उनके लिटरेचर की वजह से उन्होंने जाना। फिर आगे इन्होंने लिखा है कि दैट वी फाउंड आवर आइडियाज़ विद रिगार्ड टू न्यू कमर्स टू आवर इंडियन सोर्स। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया कि अपने जो भी उन्होंने फाउंड किया, वी फाउंड आवर आइडियाज़। ठीक है, उन्होंने इनके जो भी आइडियाज़ हैं उन्होंने न्यू कमर्स का शेयर किए, इंडियन न्यू कमर्स का शेयर किए। In those days, the type of learning that was served out to us was neither plentiful nor diverse। उन्होंने कहा है कि उस समय जो भी चीज़ें सीखने वाली थी, लर्निंग की थी, वो ना ही बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में थी और ना ही ज़्यादा डाइवर्स थी, यानी ब्रॉड थी, बहुत ही लिमिटेड थी उस समय की चीज़ें। नॉर वॉज द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी वेरी मच इन एविडेंस, और ज़्यादा ही साइंटिफिक इंक्वायरी भी नहीं थी जो कि एविडेंस के तौर पे हो। बेसिकली इस पैराग्राफ में उन्होंने ये समझाया है कि अगर उन्होंने अपने पुराने टाइम में अंग्रेज़ों के खिलाफ, यानी कि अंग्रेज़ों के लिए जो भी चीज़ें सीखी समझी, वो बेसिकली उनके लिटरेचर की वजह से समझी थी, जो कि इतना ज़्यादा सोर्स नहीं था। उसी लिमिटेड सोर्स से ही इन्होंने चीज़ों को समझा और सीखा। और देखिए यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने यहाँ पे समझाया है कि दस देयर स्कोप बीइंग स्ट्रिक्टली लिमिटेड। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका जो स्कोप था वो लिमिटेड था। द एजुकेटेड ऑफ दोज डेज, उस समय के जो पढ़े लिखे लोग थे इंडिया के, हैड रिकोर्स टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर को पढ़ा और सीखा, जो कि एजुकेटेड पर्सन थे वहाँ के उस समय इंडियन। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि दियर डेज एंड नाइट्स वर eloquent with the stately declamation of Burke with Macaulay's long rolling sentence. Discussions centered upon Shakespeare's drama and Byron's poetry, and above all upon the large-hearted liberalism of the 19th century English politics. अब देखिए नीचे वाले पैराग्राफ में उन्होंने बेसिकली ये बताया है कि एक तरीके से जो समय शेक्सपियर के ड्रामा होते थे, बायरन्स की जो कविताएं होती थी, ठीक है, 19th सेंचुरी की बात हो रही है, उसको उन्होंने क्या किया, मैकालेज के जो वर्ड्स थे उनके द्वारा इन्होंने सीखा समझा। क्योंकि देखिए मैकाले को एक तरीके से भारत में इंग्लिश का एक तरीके से नॉलेज का प्रसार किया, उसके लिए इनको पूरा श्रेय मैकाले को जाता। मैकाले ने ही एक तरीके से इंडिया में इंग्लिश की शुरुआत की थी, ताकि इंडियन भी लोग पढ़ें और उनके विचारों को समझें, सीखें, तो इसका पूरा श्रेय मैकाले को जाता है।
तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि मैकॉले के द्वारा ही उन्होंने क्या किया, शेक्सपियर और बायरन के, यानी शेक्सपियर के ड्रामे, बायरन के बारे में, पोइट्री, सब कुछ उन्होंने सीखा और समझा। तो ये मैंने आपको बेसिकली मोटा मोटा इस पैराग्राफ में पूरा समझाने की कोशिश किया है पैसेज में, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी हिस्ट्री बताया है कि कैसे उन्होंने चीज़ों को सीखा, समझा और आगे उन्होंने बढ़े। अब आते हैं इनके क्वेश्चंस पे कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे एक तरीके से पिछले साल पूछे गए थे, और आपको मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ आइडिया यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। तो ये देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि वॉट हेल्प्ड द इंडियंस टू कंसीव ऑफ ए नेशन ऑफ द इंग्लिश मैन। अब इसमें कह रहा है कि इंडियन की किसने हेल्प किया अंग्रेज़ों के एक तरीके से नोशन को समझने के लिए, उनके तौर तरीक़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि दियर एडवांस वीपनरी, ठीक है, दियर लिटरेचर, दियर ऑर्डर्स, दियर एडमिनिस्ट्रेशन। तो अंग्रेज़ों के बारे में समझने के लिए इंडियंस को क्या चीज़ मिल रहा था, तो आप बता सकते हैं कि उनका बेसिकली लिटरेचर। ठीक है, अभी आपको मैंने पैराग्राफ में समझाया भी कि लिटरेचर की वजह से ही इंडियन ने क्या किया, अंग्रेज़ों के बारे में ज़्यादा चीज़ें सीखी। तो यहाँ पे दियर लिटरेचर, ये हमारा एक तरीके से करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे 96। कह रहा है कि हु वुड गेन फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। अब कह रहा है कि ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर से अगर आप चीज़ों को सीखे हैं, समझे हैं, तो कह रहा है हु कुड, किसने ऐसा किया था। ठीक है, हु कुड गेन फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। अब आप खुद सोचिए, इंग्लिश लिटरेचर में चीज़ें हैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज में, तो कौन उस समय उसको गेन कर रहा था। तो ऑप्शन में है द एजुकेटेड इंडियंस, देयर लिटरेचर, देयर ऑर्डर्स, देयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे करेक्ट आंसर करेंगे फर्स्ट, यानी कि एजुकेटेड इंडियंस, जो एजुकेटेड पर्सन्स थे उन्होंने क्या किया था, इंग्लिश लिटरेचर को एक तरीके से स्टडी किया था और चीज़ों को सीखा था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि हुज स्पीचेस डिड टैगोर लिसन टू एज ए बॉय। जब टैगोर छोटे थे, एक लड़के थे, तो उस समय किसकी स्पीच टैगोर ने सुनी थी। तो यहाँ पे देखिए शेक्सपियर्स, बायरन्स, जॉन ब्राइट्स एंड मैकॉलेज। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना कि मैकॉलेज ने क्या किया था, बाकी शेक्सपियर, बायरन के एक तरीके से जो भी उनके ड्रामे या पोएट्री थी उनको एक तरीके से यहाँ पे चालू किया था, स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे पूरा जो श्रेय आता किसका था, मैकॉलेज को। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। तो हुज स्पीचेस डिड टैगोर लिसन टू एज ए बॉय, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मैकॉले। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने यहाँ पे एक तरीके से ग्रामर के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब इसके बाद हमने यहाँ पे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखा, आपने एक तरीके से रफली उसको पढ़ा, उसका मीनिंग निकाला, और मीनिंग निकालने के बाद जो से क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आपने यहाँ पे अच्छे से तैयारी किया। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले यहाँ पे एक तरीके से हम यहाँ पे हिंट देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि इन क्वेश्चन 98 to 100 यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ईच पैसेज कंसिस्ट्स ऑफ 6 सेंटेंसेस। हर एक पैसेज में 6 सेंटेंस रखे होंगे। द फर्स्ट S1 एंड द 6 आर गिवन, यानी कि जो 6 सेंटेंस में पहला है और लास्ट है वो आपको गिवन है, इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में गिवन है। द मिडिल 4 सेंटेंसेस इन ईच हैव बीन रिमूव्ड एंड जम्बल्ड अप। ओके, तो जो बीच के 4 सेंटेंस हैं उनको उन्होंने हटा दिया है और एक तरीके से जम्बल्ड अप किया, यानी कि आगे पीछे कर दिया है। दीज आर लेबल्ड PQRS, उनको PQRS का नाम दिया गया है। चूज वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो एवरी पैसेज विच वुड बी द मोस्ट लॉजिकल सिक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस इन द पैसेज। मतलब आपको ये करना है कि 6 सेंटेंस आपको दिए होंगे, उनमें से पहले के 2 आपको, यानी कि फर्स्ट वाला और स्टार्ट वाला, देखिए S1 और S6, जो आपका सबसे फर्स्ट होगा और वो आपको दिया हुआ, और जो सबसे लास्ट होगा वो आपको दिया होगा, वो एकदम सही होंगे। बीच के जो 4 होंगे वो आगे पीछे कर दिए होंगे। आपको पूरी कहानी, आपको स्टोरी बनाना है और आपको उसके हिसाब से करेक्ट आंसर देना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन 98 नंबर वाला। इसमें देखिए यहाँ पे कह रहा है कि S1 आपको दिया गया कि द कमिंग ऑफ द कंप्यूटर स्पार्क्ड द नीड फॉर रिमोटली ऑपरेटेड कंट्रोल्स। यहाँ पे आप एक तरीके से पहले वाले सेंटेंस ही स्टोरी आपको समझनी है ताकि आप उसको लिंकअप कर सकें। देखिए कह रहे हैं द कमिंग ऑफ द कंप्यूटर स्पार्क्ड द नीड फॉर रिमोटली ऑपरेटेड कंट्रोल्स। मतलब यहाँ पे बेसिकली कंप्यूटर की बात हो रही है कि जो कंप्यूटर का दौर आया है
उसकी आवश्यकता ने क्या किया है कि रिमोटली ऑपरेटेड कंट्रोल, जो रिमोट के द्वारा ऑपरेटेड चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ाई है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर के दौर में हर चीज़ हम रिमोट का ही यूज़ करते हैं, रिमोटली ऑपरेटेड चीज़ों का करते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि द कमिंग ऑफ द कंप्यूटर स्पार्क्ड द नीड फॉर रिमोटली ऑपरेटेड कंट्रोल्स। ठीक है, कि रिमोटली ऑपरेट कंट्रोल यहाँ पे डेवलप किए गए। अब आगे की चीज़ों को आपको यहाँ पे लिंकअप करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें 4 सेंटेंस देंगे PQRS, और आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी सेंटेंस लिंकअप करेंगे तो आपका पहला वर्ड देखा करिए, तो पहले वर्ड से चीज़ें समझ आ जाती हैं कि ये चीज़ स्टार्टिंग में है कि एक तरीके से किसी सेंटेंस के बाद में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिस प्रोड्यूस, यह प्रोड्यूस करता है, अभी क्लियर नहीं हो रहा है। व्हेन यू प्रेस, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे सोचना है कि कंप्यूटर ऑपरेटेड चीज़ों की बात हो रही है, तो उसमें कंप्यूटर वाली चीज़ें बनती किससे हैं, वो देखिए ये कह रहा है कि इट इज़ सिलिकॉन चिप। जितनी भी कंप्यूटर की चीज़ें होती हैं वो सारी सिलिकॉन होती हैं। इट इज़ सिलिकॉन चिप दैट इज़ एट द हार्ट ऑफ द रिमोट कंट्रोल, जो कि रिमोट कंट्रोल का हार्ट होते हैं, यानी कि सबसे मेनली देख सकते हैं रिमोट कंट्रोल के बाद ये आपका सेंटेंस आएगा। ओके, इट इज़ सिलिकॉन चिप दैट इज़ एट द हार्ट ऑफ द रिमोट कंट्रोल। तो यहाँ हम कह सकते हैं सबसे पहले पी एक तरीके से होना चाहिए इन चारों में। अब इसके बाद अगर हम पी पहचान के अब इससे अगला लिंक अप करेंगे कि सिलिकॉन अगर चिप होती है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट देखिए, फिर कह रहा है दिस प्रोड्यूस एन इंफ्रारेड बीम विच इज़ मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, व्हेन यू प्रेस द बटन ऑन द रिमोट कंट्रोल, देखिए यहाँ रिमोट कंट्रोल की बात हुई है। अब रिमोट कंट्रोल में बटन होते हैं, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा ये आएगा कि व्हेन यू प्रेस द बटन ऑन द रिमोट कंट्रोल द चिप सेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस। ओके, अब आपको नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस करेक्ट होगा वो आर होगा, यानी पी के बाद आर की बारी आएगी। यहाँ पे देखिए कि व्हेन यू प्रेस द बटन ऑन द रिमोट, जब हम रिमोट की बटन दबाते हैं तो चिप क्या होती है, एक तरीके से सेट हो जाती है एंड इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस होते हैं। उसके बाद क्या होगा देखिए, उसके बाद यहाँ पे होगा कि दिस प्रोड्यूस एन इंफ्रारेड बीम विच इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब बटन दबाने से क्या होता है कि इट प्रोड्यूस द इंफ्रारेड बीम्स। अब इंफ्रारेड बीम्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि हमारा नेक्स्ट होगा क्यू, तो यहाँ पे हम क्यू लिखेंगे। ओके, बीम प्रोड्यूस होने के बाद देखेंगे नेक्स्ट हम विच इज़ मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे द बीम कैरीज ए कोडेड सिग्नल सच एज स्विच ऑन रेस वॉल्यूम एक्सेट्रा। जब बीम प्रोड्यूस होगी तो उसके बारे में बोल रहा है कि द बीम कैरीज ए कोडेड सिग्नल। वो बीम क्या होती है, कोड यानी सिग्नल यहाँ पे यूज़ करती है, जैसे कि स्विच ऑन, रेज वॉल्यूम एक्स्ट्रा। ओके, इस तरीके से हमारा एस वाला लास्ट में आंसर होगा। तो इन चारों में देखा जाए तो लास्ट में हमारा जो हो रहा है कि यहाँ पे कोडेड सिग्नल की बात हो रही है, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट कहाँ से हुआ देखिए, द कोड की बात हो रही है लास्ट में भी। द कोड इज़ बेस्ड ऑन बाइनरी डिजिट्स। तो बेसिकली हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है वो ये बन रहा है कि पी, उसके बाद आर, फिर क्यू एस, पी आर क्यू एस। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए पी आर क्यू एस। तो देखिए हमारा ये वाला करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, पी आर क्यू एस। इसी तरीके से आपको बाकी भी 2 पैसेज और दिए गए हैं, आपको चीज़ें समझनी है, लिंकअप करना है और आप क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 में। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया गया है कि हेल्थ इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ ऑल अर्थली पोजेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेनली हेल्थ की बात हो रही है कि हेल्थ जो होता है वो अर्थ में जितने भी संसाधन हैं उन सब में सबसे मोस्ट वैल्यूएबल वाली चीज़ होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हेल्थ। ठीक है, अब अगर इतना इंपॉर्टेंस है हेल्थ का तो हम आगे लिंकअप करेंगे कि आगे कहाँ पे कौन सेंटेंस के बाद मैच होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि टू एंजॉय गुड हेल्थ वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेस इन ईटिंग कह रहा है, अदरवाइज वी विल नॉट, वी वुड ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि विदाउट इट ऑल अदर पोजीशंस आर वर्थलेस। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे पहले सेंटेंस में पोजीशंस की बात हो रही है कि सांसारिक धरोहर है, तो सीधे इसका लिंकअप कहाँ से हो रहा है देखिए यहाँ से, विदाउट इट ऑल अदर पोजीशंस आर वर्थलेस, कि इस पोजीशंस के बिना सारे पोजीशंस क्या है, वर्थलेस हैं। तो हमारा स्टार्टिंग एस से ही होगी। देखिए पहला हमारा क्या मिल गया, एस। अब इसके बाद हम अगला लिंकअप करेंगे जब, तो यहाँ हो रहा है कि विदाउट इट ऑल अदर पोजीशंस आर वर्थलेस। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसके बाद हमारा अगला जो होना चाहिए कि टू एंजॉय गुड हेल्थ वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेस इन ईटिंग। कह रहा है कि अच्छी हेल्थ के लिए हमें जो ज़्यादा खाना है इससे बचना चाहिए, एक्सेस इन ईटिंग से हमें बचना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा होगा पी वाला सेंटेंस। ओके, पी देख लिया। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे
कि ये वाला हमारा सेंटेंस हो चुका है, पी वाला हो चुका है। अगला हम देखेंगे यहाँ पे कि वी वुड ईट ओनली मॉडरेटली एंड नॉट डेवर वट एवर वी गेट। अब देखिए यहाँ पे अगर पहले से बोल रहा है कि ज़्यादा खाने से बचना चाहिए, तो उसका यहाँ पे नेक्स्ट लिंकअप भी किया है कि वी वुड ईट ओनली मॉडरेट, हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मॉडरेट लेवल का खाना चाहिए। और जो हमारे लिए डेवर वट एवर वी गेट, और जो भी हमारे तरीके से हमको खाने के लिए मिलता है उसमें हमको लालचीपन नहीं दिखाना चाहिए, यानी कि हमको बहुत ही मॉडरेट लेवल का एक तरीके से पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए। तो मैं हमारा यहाँ पे आर वाला नेक्स्ट होगा करेक्ट यहाँ पे आंसर। और लास्ट में कह रहा है कि अदरवाइज वी विल नॉट गेट साउंड स्लीप, अदरवाइज यहाँ पे वी विल नॉट गेट साउंड स्लीप। अब देखिए साउंड स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद लेना, ठीक है, गहरी नींद। तो अगर यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको क्या होगा, गहरी नींद नहीं आएगी। और इस तरीके से यहाँ पे लास्ट में आपको फिर से दिया गया है कि द मैन हु डज नॉट ओवर ईट राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग एट ईज विद हिमसेल्फ। ऐसे में वो क्या होगा कि अपने आप को सुबह जल्दी भी उठा नहीं पाएगा, अगर उसको गहरी नींद नहीं आएगी तो सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से आपने लिंकअप किया कि हेल्थ की बात हो रही है, हेल्थ हमारा अर्ली पोजीशंस होता है, इस पोजीशंस के बिना सारे पोजीशंस बेकार हैं, तो हमारा एस हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि अच्छी हेल्थ के लिए हमें एक तरीके से एक्सेस ईटिंग से बचना चाहिए, तो हमारा पी होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि मॉडरेट लेवल का खाना चाहिए, आर होगा, और लास्ट में क्यू होगा। यानी हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखिए एस पी आर क्यू। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एस पी आर क्यू, यानी कि थर्ड, ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। तो इस तरीके से पैसेज को आपको मैंने एक तरीके से रीड कराया और इसकी मीनिंग समझाई, और आपको एक तरीके से सीक्वेंस भी बताया कि एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद अगला आप खुद सोचिए कि अगला क्या सबसे सुटेबल लिंक हो रहा है। अब देखिए ये हमारे इंग्लिश पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। अब इसको भी हम लोग यहाँ देखेंगे कि सबसे पहला यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया गया है कि देयर वॉज ए डेक्वाइट हु यूज्ड टू रॉब रिच पीपल। अब देखिए डेक्वाइट का मतलब क्या होता है, डकैत। जो डाकू होते हैं उनको बोलते हैं डेक्वाइट, ठीक है, यहाँ पे डकैत की बात हो रही है। देयर वाज ए डकैत हु यूज्ड टू रॉब रिच पीपल। एक डकैत था जो कि क्या करता था, अमीर लोगों को लूटता था। अब अमीर लोगों को लूटता था, तो ये देखिए ये तो हमारा सबसे लास्ट में होगा, तो इसके अगला लिंकअप करिए कि हमारा क्या इसके बाद होना चाहिए। अगर वो अमीर लोगों को लूटता था तो क्या होता था लूटने के बाद, देखिए वो उसने कहा कि वंस द पुलिस, ठीक है, मैनेज टू कैप्चर हिम ही वॉज सेंट टू प्रिजन, ही हेल्प द पुअर एंड द नीडी फ्रॉम द मनी सो ऑब्टेन्ड। अब देखिए सीधे पहले बात लिंकअप ये हो रहा, देखिए जब वो पैसे लूटता था अमीर लोगों से तो क्या करता था, ही हेल्प द पुअर, वो गरीबों की मदद करता था, एंड द नीडी फ्रॉम द मनी सो ऑब्टेन्ड, जो वो मनी पाता था उससे आवश्यक जो लोगों की नीड है उनको वो पूरा करता था। यानी कि सबसे पहला हमारा स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, आर वाला, कि अगर वो गरीब लोगों की हेल्प करता था, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट कि गरीब लोगों की मदद करने में अब क्या होगा नेक्स्ट। तो देखिए अगला, जब वो गरीब लोगों की मदद करता था क्योंकि वो डकैत था, तो क्या हुआ कि वंस द पुलिस मैनेज टू कैप्चर हिम, एक बार क्या किया कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो यानी कि हाँ यहाँ पे अगला पी हो जाएगा। तो ये दो हमारे एक तरीके से कंप्लीट होने के बाद अब देखते हैं बाकी दो बच्चे में इससे पहले क्या आएगा। जब पुलिस ने पकड़ लिया तो कह रहा है कि द कोर्ट विच ट्राइड हिम फाउंड हिम टू बी गुल्टी। अब कोर्ट ने क्या किया, उसको एक तरीके से गुल्टी पाया, ठीक है। तो अगर कोर्ट ने उसको एक तरीके से अपराधी पाया, गुल्टी पाया, तो यहाँ पे एस कर दिया। अब अगर कोई अपराधी पाया जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। तो यही आपसे कह रहा है कि द कोर्ट विच ट्राइड हिम फाउंड हिम टू बी गिल्टी, अगर उसको गिल्टी पाया गया तो कह रहा है ही वॉज सेंड टू प्रिजन, ठीक है, फॉर 10 ईयर्स, तो उसको 10 सालों के लिए जेल भेज दिया गया। यानी कि लास्ट हमारा सेंटेंस क्या हुआ, क्यों हो जाएगा कि 10 सालों के लिए उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बट ही मैनेज्ड टू एस्केप, लेकिन वो किसी तरीके से वापस भागने में सफल हो गया, कि दोबारा अगर भाग गया है। तो लास्ट में क्या आ रहा है कि ही रॉब्ड रिच पीपल अगेन, वो उसने क्या किया, फिर से अमीर लोगों को लूटना स्टार्ट कर दिया। तो जब वो भाग गया वापस जेल से, तो वापस क्या करेगा, अमीर लोगों को लूटेगा और फिर से वो क्या करेगा, वही प्रोसेस को रिपीट करेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो एक तरीके से करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, देखिए RPSQ। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये देखिए RPSQ यानी फर्स्ट, ये हमारा एक तरीके से करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको तीनों के तीनों हमारे जो पैसेज थे, जम्बल्ड पैसेज थे, ये आपको क्लियर हुए होंगे। उसके अलावा जो 10 मार्क्स मैंने आपको पूरा पिछले साल 2019 का पेपर सॉल्व कराया है, आई थिंक पूरा आपको क्लियर हुआ होगा, चाहे वो एक तरीके से ग्रामर पोर्शन हो, चाहे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, या फिर आपको पैसेज हो।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ करके जो भी डाउट होंगे मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा उनको क्लियर करने की। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।